सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। रामबन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला। जम्मू में नहीं थम रहा बवाल। एबीवीपी की डिवकॉम ऑफिस के बाहर पुलिस से हुई झड़प। कल घोषित होंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के नतीजे। एसओपीज के कारण रविवार को होगी वोटों की गिनती। 15 उम्मीदवारों के भाग्य का कल होने जा रहा फैसला। और श्री माता वैष्णो देवी भवन पुलिस ने सुलझाए चोरियों के कई मामले। 4.25 लाख रुपए की चोरी के 42 मोबाइल फोन सहित चोर गिरफ्तार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। रामबन में पुलिस द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज और उन्हें गिरफ्तार करने का मामला सुलझने के बजाय अब उलझता जा रहा है। जम्मू में भी परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार से शुरू किए गए प्रदर्शनों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें जबरदस्त बवाल देखने को मिला। छात्रों ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ छात्रों की जोरदार धक्का मुक्की भी हुई और जिसके बाद छात्रों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। इन लोगों ने मांग की है कि जब तक रामबन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एसएसपी रामबन, डीसी रामबन और एसएचओ रामबन जैसा वहाँ पे अपनी हरकतें दिखाई हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट डिवकॉम ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखा गया है। और हम ये चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अगर एक आम इंसान भी कोई गलत काम करता है तो उस पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है, तो क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर भी की जाए। जबकि उन्होंने डेमोक्रेटिकली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों, उनको वहाँ से मारा गया, उठाया गया गलत तरीके से। विद्यार्थी एसएचओ रामबन के कहर से बाहर निकला ही नहीं था, मगर इन्होंने रात को इतनी गंदी घटना की। इन्होंने हमारे स्थानीय समाज के जो लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ साथ लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया, रक्तपात किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से लॉ में लिखा है कि विद्यार्थियों को रात भर जेल में रखा जाए, छात्राओं को रात भर जेल में रखा जाए? कौन से लॉ में लिखा है? मैं बता देना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर की बेटियां कोई किसी से कम नहीं है। हम फूल भी है और चिंगारी भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड एसओपीज के चलते जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज हुए चुनावों के नतीजे कल यानी रविवार को घोषित किए जाएंगे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और शाम ढलने तक विजेता सामने आ जाएंगे। इससे पहले एसोसिएशन के चुनावों के नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाते थे और देर रात तक हाई कोर्ट परिसर में गहमा गहमी जारी रहती थी। अब चूंकि रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, यही वजह है कि वोटों की गिनती रविवार दिन को करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 3 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत हो चुकी है, यही वजह है कि चुनाव करवाने का फैसला लिया गया था। इन चुनावों में प्रधान समेत अन्य पदों के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1500 से अधिक वकीलों के हाथ में है। इशू हुई है कोरोना की वजह से, उस वजह तक 10 बजे तक जो है हमें अलाउड है, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है। और जहां अगर काउंटिंग करनी हो तो हमारा टाइम कम से कम भी 12-1 बज जाता है। तो उस एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पहले ही ये फैसला किया है कि काउंटिंग जो है नेक्स्ट डे होगी, फर्स्ट सेम डे काउंटिंग नहीं होगी। और उसका एक और रीज़न है, पहले जो इलेक्शन होती थी रात को जो काउंटिंग होती थी उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी, कुछ आउटसाइडर आ जाते थे जो हल्ला गुल्ला दंगा करते थे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस बार जनरल हाउस ने जो फैसला किया था और इलेक्शन कमेटी ने जो फैसला किया था, इलेक्शन नोटिस में जो डिक्लेयर किया था कि काउंटिंग जो है नेक्स्ट डे होगी, सेम डे नहीं होगी। तो उसी को देखते हुए काउंटिंग हम जो है वोट्स की वो कल 12 बजे के बाद करें। हमारे पास यहाँ 4 बूथ हैं। 4 बूथ में एक एक्सक्लूसिव बूथ जो रखा है वो सिर्फ लेडी लॉयर्स के लिए रखा है और 3 बूथ में हमने 500-500 के हिसाब से वोटर्स को डिवाइड किया हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन में तैनात पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी होने के कई मामलों को सुलझाते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है।
इस चोर से 2 या 3 नहीं बल्कि चोरी के 42 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर की पहचान करण शर्मा निवासी कटरा के रूप में की गई है। ये अंतकुआरी से लेकर पवित्र भवन तक मौका मिलते ही श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाता था। मोबाइल के थेफ्ट जो अर्धकुआरी और आपके भवन में हुए हैं उसके कंसर्न है। हमारे एसडीपीओ साहब और एसएचओ भवन ने एक बड़ी अच्छा प्रोफेशनल वे से 42 चोरी के मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 4,12,000 है। एक लड़का करण इलियास कन्नू को पकड़ा गया एक बाथिंग गार्ड में उससे मोबाइल के सिलसिले में। उसके उपलक्ष्य में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उससे कोई 42 मोबाइल जो अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं या लोकल लोग हैं जो वहाँ जाते थे, कहीं बाई चांस वो कहीं बाथिंग गार्ड में रखे तो वहाँ से वो चोरी करके तो रखता था। 42 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं, जिन पे अप्रॉक्सीमेटली कास्ट कुछ 4.25 लाख है। माना जा सकता है कि ये मुख्य अभियुक्त जो आप कहते हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल हमें 42 जितने भी मोबाइल उससे थे हमने रिकवर कर लिए हैं। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसा आएगा तो उसको भी हम पकड़ेंगे। देखिए, कुछ तो वहाँ मौके का फायदा उठाते हैं और कुछ यात्री के रूप में भी कोई ना कोई कहीं से आके वो भी करते हैं। तो आज हमारा जो मेन मकसद है पिछले 15 दिनों का, क्योंकि चोरियां काफी रिपोर्ट हो रही थी भवन आपके बाणगंगा में, तो एक हमारा फोकस था इस पे कि हम इस चोरियों को पकड़ें। हमने अपनी पुलिस वाले सिविल में भी रखे, पुलिस वाले नजर भी रखे, क्योंकि पुलिस वाले को देख के तो कोई चोर आएगा नहीं चोरी करने। तो हमने क्या किया कि जनरल जो भी हमारे जहाँ पे यात्री हमारे इकट्ठे होते हैं या बाथिंग गार्ड है वहाँ सिविल पे लोग रखे, तो उसी उपलक्ष्य में एक चोर पकड़ा गया जिसके एस्पेक्ट्स हैं। पति पत्नी में हुए विवाद ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया। पति और पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद उसे फंदे से लटकाकर जान से मारने का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला आरसपुरा के दबलहड़ गांव का है, जहां आज 36 साल की शांति देवी नाम की महिला अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलती पाई गई। मृतक महिला की बेटी की माने तो शुक्रवार रात को उसके माता पिता में झगड़ा हुआ था और उसके पिता लबाराम ने शांति देवी के साथ मारपीट भी की थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैंने पहले रात को पापा ने मम्मा को मारा था, उसके बाद जब हम सारे सो गए थे उसके बाद पापा ने मम्मा को पंखे के साथ लटका के मार डाला। और उससे पहले भी कई बार पापा ने मम्मा को मारा था और पापा का चाची के साथ अफेयर भी था। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही अब तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडराने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी लहर में हुई तबाही ज्यादातर लोगों के लिए अब इतिहास बन चुकी है और यही वजह है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही कई लोगों के खिलाफ आज डोडा प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उन्हें करारा सबक सिखाया। डोडा म्युनिसिपल कमेटी की एक टीम ने आज बाजारों में ऐसे लोगों के ताबड़तोड़ चालान भी काटे। इस मुहिम के दौरान सार्वजनिक वाहनों में सवार लोगों के अलावा दुकानदारों और राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें कि डोडा में शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों के 10 मामले सामने आए थे और इनमें से कोई भी ट्रैवलर नहीं था। जिले में अभी भी 80 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इसके बावजूद लोग एहतियात बरतने में शर्म महसूस करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कोविड के केसेस फिर से राइज हो रहे हैं, तो हमारा मेन एम ये है इनको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस ड्रम बीटिंग्स अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। हमारी टीम कॉन्टिन्यूस मार्केट सर्वे कर रही है। जो वायलेटर्स हैं उनको फाइन किया जा रहा है। आज ही हमारी टीम ने अभी भी सर्वे प्रोसेस चल रही है, कोई 4500 रुपये अभी तक फाइन कर दिए है। ठीक है, बट हमारा कोई मकसद फाइन करना नहीं है, हमारा मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना। लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए उतना ही जल्दी ये बीमारी इनिशियल स्टेज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 12, 13 और आइडिया के पास ये एरियाज माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो गए। लोगों से तभी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, कंटेनमेंट एरिया से दूर रहें, वहाँ विजिट ना करें, मास्क पहने, दूरी बना के रखें। गवर्नमेंट जो भी अगर कोई सख्ती भी कर रही है वो लोगों की भलाई के लिए ही कर रही है। अगर हम कोई सख्ती कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं, हम लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज तवी रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू में 6 सालों बाद हुए पतंगबाजी उत्सव का उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने किया और वह भी पतंग उड़ाकर पेच लड़ाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि त्योहारों और मेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विशेष रणनीति बनाई है और आने वाले त्योहार इस रणनीति के आधार पर मनाए जाएंगे। उन्होंने ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों से कोरोना एसओपीज का पालन करने की भी बात कही। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य शहरी भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस उत्सव में अंडर 16 कैटेगरी में 16 से ऊपर आयु वर्ग के मोहित शर्मा विजेता रहे। आपको बता दें कि इसमें पूर्व 2015 में जम्मू में पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जम्मू के लोगों ने अपना हुनर दिखाया था। बिल्कुल 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड जो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये 3-4 महीने में काफ़ी कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत सभी जिला प्रशासन जो हमारे 10 जिले के हैं उन्होंने भी अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं और साथ ही में टूरिज्म महकमा भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो टूरिज्म सर्किट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, चाहे वो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं, हमारी लोकल कहीं पर यात्राएं हैं या हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं। तो 3-4 महीने आप देखेंगे आने वाले समय में फोकस रहेगा, एक पूरा उसका एक प्लान बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें हमें कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है कोविड सिचुएशन को लेकर। जो भी हम लोग ये इवेंट्स करें और उसमें जो अपने स्तर पर भी जो टूरिस्ट कहीं पर जा रहे हैं टूरिस्ट साइट्स पर, तो कृपया ये कोविड के नॉर्म्स का ख्याल ज़रूर रखें। अभी भी हमारी जो 25 की सीमा है वो अभी भी बरकरार है और ये देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशंस विदाउट एसओपी हो रही हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। तो उसका ख्याल रखते हुए मैं समझता हूँ अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे 3-4 महीने के अगले इस दौर में काफ़ी इवेंट्स मैं समझता हूँ वो एनविल पर हैं और उसको एक जब पूरा अमली जामा बनाया जाता है पूरे इस प्लान को, तो जो जम्मू शहर का कल्चर है रक्षाबंधन के आसपास से लेकर जन्माष्टमी तक पतंगों को उड़ाने का, वो बना रहे और आगे बढ़ता रहे। आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी बच्चे और नागरिक काफ़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस तरीके के इवेंट हम आगे भी करते रहेंगे जम्मू शहर के लिए और जम्मू प्रोविंस के लिए भी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होंगे और जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल कल्चर और भी एम्पावर्ड होगा। इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। लगभग 6 साल के बाद अभी फिर से काइट फेस्टिवल हो रहा है जम्मू में। इससे पहले जो था लगभग 2015 में हुआ था, तो एक काफ़ी अच्छा माहौल बनता है। हम सब आके मिलके ये करते हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है और ऐसे और गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। फिशरीज डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने पिछले कई सालों से मानदेय न देने और नियमित न किए जाने के विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर में डेली वेजरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जम्मू में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या हमें पिछले 4-5 वर्षों से वेजेस नहीं दिए जा रहा है। हम अपने डायरेक्टर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो वेजेस है हमें जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए और हमारी जो रेगुलराइज पॉलिसी है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। और डायरेक्टर साहब कि सर अगर कश्मीर के बच्चों को आप रोटी दे रहे हो, जो गरीब कैजुअल लेवल लगे हैं उनको जो रोजी रोटी मिल रही है, सर हमारा हक कहाँ गया? हमें भी दो। जम्मू के जो बच्चे गरीब लगे हैं उनको क्यों बिना वेजेस के रखा जा रहा है? हम 15 साल से डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं मगर हमें वेजेस नहीं दिया जा रहा। इससे मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने पूरे डिपार्टमेंट को, अपने डायरेक्टर साहब से पूर्ण जोर से अपील करना चाहता हूं कि सर हमारी तरफ नहीं चलेगी। जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जीएमसी पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। अस्पताल में मरीजों के भारी रश के कारण यहां तीमारदारों को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। इस समस्या के समाधान के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू का जीएमसी अस्पताल
जहां इलाज के लिए न केवल जम्मू के बल्कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और रियासी के मरीज भी इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में मरीजों के भारी रश के कारण ये अस्पताल पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। पार्किंग की बढ़ती समस्या से जहां ये आने वाले लोग परेशान हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन के लिए भी अस्पताल की पार्किंग सिरदर्द बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन की माने तो जगह कम होने के कारण अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पार्किंग का जो बोला, जगह कम होने की वजह से जो है रश बहुत होता है। पेशेंट्स का जो है आजकल हर एक इंसान के पास गाड़ी है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी इतने ज़्यादा हैं। हमने जो पार्किंग अवेलेबल पार्किंग है उसमें फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ का बड़ी मुश्किल से जो है वो एडजस्टमेंट हो जाता है। कुछ एरियाज़ जो हैं वो पहले टेंडर के थ्रू जो है अलॉट किए हुए थे पब्लिक के पार्किंग के इस्तेमाल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में वो टेंडर ख़त्म हो गया था और कोविड के टाइम पे हालात भी वैसे थे। तो अभी प्रिंसिपल मैडम ने जो है एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल को डायरेक्शंस दी हुई हैं, जो ही ये कोविड सेकेंड वेव जो है कम हो गया और पेशेंट का रश बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो वो प्रोसेस जो है वो ऑन है। तो जल्द अज जल्द उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा। और आपके माध्यम से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये सबका इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा भी इंस्टीट्यूशन है। तो जब जीएमसी अस्पताल के निर्माण की योजना बनी थी, तब सरकार ने अस्पताल के नाम करीब 338 कनाल जमीन अलॉट की थी। अस्पताल प्रशासन की माने तो जीएमसी अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जा भी हुआ है। अब पार्किंग की बढ़ती समस्या के चलते अस्पताल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया है और अस्पताल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जब बना था तो तब जो लैंड है वो काफ़ी इस इंस्टीट्यूशन को था। अभी हमने पीछे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से, डिविजनल कमिश्नर से, प्रिंसिपल मैडम से ये मैटर टेकअप किया था, तो हमें पता चला कि 338 कनाल लैंड जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की अलॉटेड है। एक कमेटी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी साहब जम्मू ने बनाई है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हैं और बाकी सारे ऑफिसर्स भी हैं। वो कमेटी जो है वो डिमार्केशन का काम कर रही है कि कहाँ कहाँ जो है वो एनक्रोचमेंट हुई है। काफ़ी सारी लैंड जो है मेडिकल कॉलेज की एनक्रोच हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास जगह जो है काफ़ी कम है। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे अस्पताल प्रशासन ने अब जनता से इस समस्या से निपटने का सहयोग मांगा है। अस्पताल प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जब तक अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं होती, तब तक वह कम गाड़ियां लेकर अस्पताल परिसर में आएं। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये सबका इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा भी इंस्टीट्यूशन है, तो सब ने मिलके जो है इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना है। स्पेस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो कोशिश करें कि कम गाड़ियां जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर लाई जाएं, और अगर लाई भी जाती हैं तो इमीडिएटली पेशेंट ड्रॉप करके वो वापस जो है वो बाहर ले जाएं, क्योंकि पेशेंट लोड जो है हमारे पास काफ़ी बढ़ गया है और गाड़ियों का जो लोड है बहुत ज़्यादा है। और सभी अगर पेशेंट्स और अटेंडेंट्स गाड़ियाँ लेके आएंगे तो उनको यहाँ पार्क करना जो है वाकई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पिछले काफी समय से जीएमसी अस्पताल पार्किंग की समस्या से दो चार है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने शायद इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर अभी समय रहते अस्पताल प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। जीएमसी से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। शुक्रवार रात को हुई बारिश से आरसपुरा के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
किसानों के मुताबिक नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध ना होने से उनकी बासमती की फसल सूख रही थी, लेकिन रात को हुई बारिश उनकी धान की फसल के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। इन किसानों के मुताबिक अगर ये बारिश ना होती तो उनकी धान की फसल खराब हो जाती और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। इस बारिश ने किसानों के सिर पर मंडराते भुखमरी के खतरे को फिलहाल दूर कर दिया है। ये है इहदे कन्नै साड़ी जेह्ड़ी धान की फसल है उसी बड़ा फायदा होया, क्योंकि पहले इतनी सोका पड़ी रहा कि मुंजी जेह्ड़ी ना वो सुक्कना शुरू हो जाती और इन्ना उहदे विच घाह वगैरह पैदा होई आ कि जिहदे कन्नै कि मुंजी दा चलना और बड़ा मुश्किल हो जाता हा। नहर का पानी भी इन्ना कम है कि वो नहरें पूरा नहीं हुआ, जमीनें पूरा नहीं हुआ करता और जड़ियाँ बंबियां शंबियां ने वह भी सुक्की पेदियां ने, उन्हें भी कोई बिजली का कोई भी इंतजाम नहीं है, घट है। तो उहदे कन्नै जेह्ड़ा ना बड़ा नुकसान जेह्ड़ा ना जिमींदारी च होआ दा हा। इहदे वास्ते शुक्र है कि जेह्ड़ा रात की बारिश हुई है इहदे कन्नै थोड़ा जमीन गी बड़ा असर पिया। उम्मीद करने कि अग्गे भी एक दो ऐसी बारिश हो जाए जिहदे कन्नै जिमींदार का जेह्ड़ा ना मेहनत है वो बहुत सफल हो जा। आंदे फसल के बारे में ये गल कहना चाहते हैं जी, फसल तो पहला नरम बड़ी ही ते घाह बड़ा पै गया ही, घाह शाह तो किसाना कढ़िया ही, पानी नहीं मिलता। तो हुण पानी ये है कि बारिश जी रात में हो गई है, कल की बारिश काफ़ी हुई है, इस बारिश नाल फसल जी है बहुत अच्छी हो जाएगी। किसानों को थोड़ी रियायत मिल गई है कि बारिश होने नाल जिथे जगह में पानी नहीं है उत्थे भी बारिश फसल जी चंगी हो जाएगी। आने वाले टाइम पर भी मेरा ख्याल है कि फसल जी ठीक ठाक करके बारिश एक अद्धी होर पै जाए तो फसल जी और अच्छी हो जाएगी, किसान बेचारे थोड़े बच जाएंगे, नहीं तो खर्चे पूरे नहीं होने। ये बारिश नाल जो बहुत फायदा सानू हो गया कि असीं कहने हैं कि बारिश जी एक अद्धी होर पै जाए तो फसल जी अच्छी हो जाए। जम्मू के आरसपुरा और अन्य इलाकों की बासमती को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोबारा खोई हुई पहचान दिलाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एक कैंपेन शुरू की गई है। इसी के तहत मड ब्लॉक में कृषि विभाग की ओर से किसानों को बासमती की फसल के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कृषि अधिकारी डॉक्टर जोजला ने कहा कि जम्मू की बासमती पूरी दुनिया में अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, लेकिन मौजूदा समय में खाद और अन्य केमिकल्स की वजह से विश्व मार्केट में इसे स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। उसी के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ भी शामिल रहे। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये एक कैंपेन छेड़ा है एग्रीकल्चर विभाग ने कृषि भवन में, और आज सब डिवीज़न मड की तरफ से ये प्रोग्राम है पंचायत वाइज पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू की बासमती पूरी दुनिया में मशहूर है और परंपरागत कृषि को बढ़ाने के लिए और ख़ासकर जो इसकी सुगंध खोती जा रही है, गुम होती जाती है, लुप्त होती जा रही है, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है कि किसी तरह ये बासमती 370 को हम एक्सपोर्टेबल बनाएं या कि विश्व मार्केट में या विश्व पटल पे इसको स्वीकृति मिले, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा अरोमा और ऐसी खुशबू और एक ऐसी सौगात मिली है इस जम्मू की धरती पे, भले इस चनाब या बसंतर का पानी है या यहाँ की मिट्टी में सरजमीन में ऐसी खुशबू है कि जो बासमती की खुशबू बची रहे, ताकि जुडिशियस यूज़ ऑफ पीपी के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और रेजिडुअल इफेक्ट जो इसमें रहता है, किसान को ये समझाना है कि क्योंकि इस केमिकल की वजह से, पीपी केमिकल की वजह से ये विश्व में मात खा रही है, विश्व मार्केट में इसको स्वीकृति नहीं मिल रही, ताकि वहाँ जाके ये वापस ना आए। अगर ये रसायन मुक्त होती है तो इस बासमती का बहुत बड़ा दाम मिलेगा किसान को, जिससे किसान की इनकम डबल होगी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। पहले आज हमने सुहागनी में इस पंचायत में ये प्रोग्राम किया, आज पोनीचक में, फिर रठवा में करेंगे। इसी तरह का ये एक ऐसा प्रोग्राम है टू एक्सपोर्टेबल, टू मेक द 370 बासमती को एक्सपोर्टेबल बनाएं, ताकि यहाँ का एक छोटा सा किसान भी जो अपनी 10 क्विंटल बासमती भी भेजेगा वो विश्व की मार्केट से जुड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट। पूरी वचनबद्धता के साथ किसान की दाता रणपत देवस्थान कमेटी ने लोगों पर देवस्थान में बने तालाब के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कमेटी के इस फैसले से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि कमेटी के इस फैसले से मरणोपरांत निभाई जाने वाली रस्में प्रभावित हो रही हैं। वो सदियों से इन रस्मों को निभाने के लिए इसी तालाब के पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कमेटी के इस फरमान से ये रस्में प्रभावित हो रही हैं।
जब से हमारे पूर्वज यहाँ पे है तब से तो चलती आ रही है। तो यहाँ पे बरगद के पेड़ को हम तालाब से लेके हमेशा पानी देते आए हैं। हम क्योंकि तालाब एक पवित्र, अगर हम भी अपने दिल में इसको पवित्र मानते हैं, पवित्र पानी लेके हम जो है अपनी पूजा रिचुअल्स पूरे करते हैं। लेकिन अब ये पिछले कुछ 1.5 साल से आ रहे हैं। इन्होंने पहले जब ये पूरा बाउंड्री करना शुरू की इन्होंने, तो पहले एक बार रिक्वेस्ट की हमने, सारे हमारे जितने भी हमारे बड़े थे ये सब गए कमेटी के आगे, रिक्वेस्ट की इन्होंने कि सर कि ऐसे ऐसे है कि आप तालाब बंद कर रहे हैं, और एक तो आपने नहाने वाला भी बंद कर दिया। इन्होंने लेडीज को अंदर जाने से मना कर दिया, आज से लेडीज नहीं नहाएंगी। एक तो पहले लेडीज के लिए रिक्वेस्ट की कि अगर आपको अंदर बंद करना है तो हमारे लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किया जाए बाथरूम का, सो दैट लेडीज जो है नहा सके। क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है तो लेडीज घर पे नहीं नहाती, बाहर से नहा के कपड़े शपड़े धो के उनको शुद्ध होकर वापस घर आना होता है ये करके। लेकिन वो वाली चीजें भी इन्होंने खत्म की। इन्होंने उस टाइम प्रॉमिस किया कि ठीक है आप ये बनने दो बाउंड्री, हम आपके लिए बाथरूम बना के देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। उसके बाद ऐसा करते, हमें नहीं पता था ये नौबत यहां तक पहुंच जाएंगे कि पहले लेडीज का नहाना बंद करेंगे और फिर ये पानी बंद कर देंगे। और आज समस्या यहां तक आ चुकी है कि जो रिचुअल्स के लिए हम पानी लिया करते थे तालाब से, पवित्र गंगा से हम देखे बरगद को देते थे, वो पानी लेना इन्होंने बंद कर दिया हमारा। ये पानी जो दादे तलाब का पानी है जो सदियों को साढ़े जो पूर्वज जोड़े हैं, जिन्हें भी पीढ़ियां हुई, जिन्हें इतने रहे रहे ने, वो जिड्डा भी कोई अस पीते रहे हैं, और गर्मी सुक्की जाना, मिट्टी बाहर कढ़िए ताकि पानी और स्टोर हो, वो करते रहे हैं। फिर 71 च इन्नी बुरी हालत थी, ये सारा इतों रोड़ा था, वो भी असें प्रोडक्ट आपू किया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।